हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बेजू में। देखिए, आज की क्लास में हम जो है सो घटना चक्र का फिजिक्स लेके आए हैं और ये आपका प्रकाश आज देखेंगे। ठीक है, लाइट। तो प्रकाश में प्रश्न जो है सो आपके बहुत हैं, तो देखते हैं कितने लंबे जा रहे हैं। हो सकता नहीं तो इसे 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से चालू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही होगा आपका 200 से 280 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए इसका डिस्क्राइब किया हुआ है, तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी किसमें? न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। ठीक है, किस रेंज में जो है सो सौर विकिरण जो है सो दिखता है। ठीक है, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में जो है सो दिखता है। ठीक है, देखिए क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का प्रास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, अवरक्त प्रकाश 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर। तो आपका सौर विकिरण में किस प्रास में दिखता है? तो आपका 400 से 700 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश जो होता है वो सौर विकिरण होता है। ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। देखिए 3 नंबर है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ठीक है, क्या होगा इसका? 390 से 780 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपका 390 से 780 हो जाएगा दृश्य प्रकाश का। क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए, दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह तरंगदैर्घ्य क्या है। ठीक है, तो वह तरंगदैर्घ्य जो है सो 5500 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका 5500 एंगस्ट्रॉन, चाहे हम लोग इसको 555 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जानते हैं तरंगदैर्घ्य के लिए दृश्य प्रकाश क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो सही है, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान कभी तरंग के समान। ठीक है, कभी कण के समान कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। 6 नंबर देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि जो है सो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। ठीक है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है।
ठीक है। कॉस्मिक किरण दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, प्राधानिक तरंग दिया है और प्रकाश दिया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें वेग जो है सो अधिक प्रकाश होता है। बी नंबर इसका सही है। चलिए इसका डिस्क्राइब देखिए। देखिए इसमें क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती है। ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में नहीं चलती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया ध्वनि का वेग, और सी में दिया आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, और डी में दिया है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। देखिए क्या डिस्क्राइब किया हुआ, देखिए प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों की एवं रॉकेटों का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, ठीक है, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। प्रकाश का निर्वात में 2.99 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में 2.26 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 2.98 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, फिर जो है सो हाइड्रोजन में होता है, फिर पानी में होता है, फिर हीरे में होता है। तो सबसे पहले निर्वात, फिर हाइड्रोजन, फिर पानी, फिर जो है सो हीरे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए 12 में है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ठीक है, कांच दिया है, निर्वात दिया है, जल दिया है, वायु दिया है। तो कांच में जो है सो न्यूनतम होगी। ठीक है, देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। ठीक है, एक दूसरे की उल्टा है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.5 मिनट। ठीक है, और अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, और मिनट में बात करेंगे तो 8.5 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना? लगभग 8 मिनट। यहाँ दिया है 8 मिनट, यहाँ दिया है 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होती है वे क्या हैं? तो वे जो है सो तरंगदैर्ध्य एवं वेग। ठीक है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति सेम रहती है, मतलब फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है, वेग बदल जाएगा और तरंगदैर्ध्य भी जो है सो बदल जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक यह परिवर्तित रहता है? ठीक है, अब परिवर्तित क्या रहता है? अभी डिस्क्राइब किए हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, ठीक है, सघन से विरल, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ये आपका जो है सो सघन माध्यम है, और ये इधर जो है सो विरल माध्यम है।
अगर इधर सघन से विरल में आएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो चाल तो विरल में जब आएगा तो बढ़ेगा ही, साथ में ही अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब जो रहता है ना उससे दूर हट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका डिस्क्राइब देखिए क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, सघन से विरल में जब जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जो सो स्पीड जो है सो वेग जो है सो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है, ठीक है। देखिए इसका डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण एक मात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है, 6CO2 12H2O प्लस प्रकाश प्लस पर्णहरित, तो हो जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस पर्णहरित, ठीक है। चलिए प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, ठीक है। यहाँ पे विसर्जन नलिकाओं में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो नियोन यूज करते हैं, ठीक है। लाइट वगैरह में जो यूज करते हैं ट्यूबलाइट में यूज करते हैं उसमें। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, देखते हैं साबुन का बुलबुला दिखता है ना तो चमकदार दिखता है, क्या है वो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है, ठीक है। इसे याद रिमेम्बर करके रखना, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। जब किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यक्तीकरण होता है, ठीक है, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इस परिघटना के परिणामतः वह चमकदार दिखाई पड़ता है। चलिए आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जब हीरे से कांच में प्रकाश जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांति कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है, वह जो सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, ठीक है। प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है तंतु प्रकाशिक संचार में। देखिए इसका डिस्क्राइब, तंतु प्रकाशिक संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है, ठीक है, प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। 25 नंबर में है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। हाँ सही है।
प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। हाँ, रेडियो आवृत्ति से मुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्राइब किया हुआ देखिए। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है। सिलिका से बनी रहती है, सिलिका से बनी रहती है। ठीक है, सिलिका से बनी रहती है, पतली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। आप चाहें तो इसे डिस्क्राइब जब हम बताते हैं तो आप इसे आगे बढ़ा के देख सकते हैं, केवल प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु पर डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी जो है सो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, एंडोस्कोप। एक एंडोस्कोप क्या है? एक एंडोस्कोप जो है सो क्या है, देखिए आपका संकीर्ण दूरदर्शी दिया है, कैमरा का प्रकार दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी दिया है। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये एंडोस्कोप क्या है? एक चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। इसमें एक लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्र जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। देखिए 28 में है मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। मृग मरीचिका जिसे मिराज कहते हैं, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक या अस्तित्वहीन जलाशय एवं दृष्ट वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षण के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तनांक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाली प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों तो वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक एवं उल्टा प्रतिबिंब देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक देखता है, उल्टा देखता है। ठीक है, 29 नंबर है मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन। 30 में है मृग तृष्णा उदाहरण है। ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये जो है सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है सो जगमगाता है। हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश की किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। 33 है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो उसका भी जो सो अति उच्च अपवर्तनांक, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक
2.42 होने के कारण इसका क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्रांति कोण 24 डिग्री है, ठीक है। और 2.42 इसका जो है सो अपवर्तनांक होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। 34 है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। 36 में देखिए कथन दिया है और कारण दिया है। कथन दिया है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण दिया है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। क्या ये सही है? तो आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कथन जो है सो सही है लेकिन कारण जो है सो गलत है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। 37 नंबर देखिए 37 नंबर है, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम क्या है? तो ये होलोग्राफी कहलाता है। और होलोग्राफी क्या है? एक तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा, जिसे लेजर हम लोग कहते हैं, लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। ध्वनि बोल सकते हैं, प्रकाश लाइट से जो देखते हैं आप लोग दुकान वगैरह में यूज करता है, किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग मतलब बहुतायत उपयोग जो है सो अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए जाते हैं। 38 है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी। सेम प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है, ठीक है, जिसे CRT कहते हैं। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध जो आर पार जाती है क्या है? सभी पारदर्शी माध्यम के, ठीक है। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में से गुजरती है तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। 41 है, ध्वनि के पुनरुत्पाद मतलब कि ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। CD प्लेयर में लेजर बीम का प्रयुक्त होता है। दिया है, जब एक CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसका व्याख्या की जा सकती है किस? 4 ऑप्शन दिया है, किसमें व्याख्या कर रही है? तो देखिए, परावर्तन एवं विवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पे ये होता है। इसका डिस्क्राइब किया हुआ, देखिए डिस्क्राइब किया हुआ। ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेकर कोटिंग होती है जो थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही CD को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष रंग दिखाई देने का कारण बनता है। 43 नंबर कहता है, कथन दिया है और उस पर विचार करना है, ठीक है। तो कथन किया है इसका, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है? नहीं, गलत बता रहा है, ठीक है।